Hello everyone. In today's class, we will study about air transport and means of communication. So let's begin. अब सबसे पहले हम एयरवेज को समझते हैं। आज के समय में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट, सबसे आरामदायक यानी कि कंफर्टेबल और इज्जतदार ट्रांसपोर्ट माना जाता है, मतलब प्रेस्टिजियस वर्ड में दम है ना, क्योंकि जैसे ये वर्ड सुनते हैं हम लोग तो एक हाई क्लास सोसाइटी का ध्यान में आता है, क्योंकि ये जो एयरवेज है ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इसके जो है ये प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो एयरवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एयरवेज से डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल इलाके हम इजीली कवर कर सकते हैं, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुनसान डरावने रेगिस्तान, घने जंगल और लंबे चौड़े समंदर। अब हमारे कंट्री का मुश्किल से ट्रैवल किए जाने वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, जहाँ पर टोटल 8 स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, जिनको कि हम गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया भी मानते हैं। अब ऐसे एरिया में जो रोडवेज़ है या रेलवेज़ है, इनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और कहीं अगर प्लेन एरिया है भी तो काफ़ी कम, और दलदल भी है, यहाँ घने जंगल भी हैं, तो यहाँ बाढ़ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी यहीं पे हैं, तो एक अलग ही इस एरिया को हमें अटेंशन देनी पड़ती है। तो ऐसे एरियाज़ में एयरवेज ही एकमात्र जो है कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट माना जाता है। और जो जितने भी लोग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रहते हैं, इनको थोड़ा सब्सिडी भी दी जाती है एयरवेज पे, ताकि ये लोग इजीली ट्रेवल कर सकें। Earlier, Sikkim was the only state where no airways was there, but now Pakyong Airport in Sikkim was inaugurated by PM Modi on 24th of September 2018, which is around 30 kilometer away from the Gangtok. तो अब ये जो एयरपोर्ट फैसिलिटी सिक्किम में आ गई है, तो इससे भी क्या है, कनेक्टिविटी भी बढ़ी है और जो है ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है। In 1903, Wright brothers invented the first successful airplane, and after that क्या हुआ कि 1932 में JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा ने भारत जब गुलाम था तब अपना एयरलाइन कंपनी चलाने का दम रखा, और उन्होंने इंडिया में एयरलाइन कंपनी शुरू की, और वो खुद बॉम्बे से कराची तक उड़ान भरा करते थे उसी एयरप्लेन में। और इसी टाटा एयरलाइंस कंपनी ने एशिया में पहली बार जेट टेक्नोलॉजी वाला एक प्लेन भी खरीदा। इंडिया के रिपब्लिक बनने के बाद गवर्नमेंट ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के थ्रू टाटा एयरलाइंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, और फिर इसमें केवल जो रिच पीपल थे और ऑफिसर्स थे वही ट्रैवल कर सकते थे, और धीरे धीरे नेताओं और हायर पोस्ट वाले जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी यहाँ मनमानी चलने लगी, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 27 जनवरी 2020 में ये जो कंपनी है ये नीलामी के कगार पे आ गई और नीलाम होने को चली गई। तो इसके बाद तो आप सबको पता ही है कि टाटा ने जब ये टाटा एयरलाइंस कंपनी नेशनलाइज हुई थी, तो उसके बाद टाटा ने जो है टाटा इंडिगो बनाई थी है, और आज भी ये कंपनी जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जैसी कई कंपनियां जो हैं वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे इन कंपनी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जुहू से उड़ान भरते हैं बॉम्बे हाई के लिए, और बॉम्बे हाई में के ऑफशोर ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्प करते हैं। वहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा
ऐसे रीजन्स जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, उन रीजन्स में भी ऐसी जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनीज़, इस तरीके की और जो कंपनीज़ हैं वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और जम्मू कश्मीर के इंटीरियर में, हिमाचल और उत्तराखंड जैसी जगहों में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कटरा से सांजी छत के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं। ऐसी हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से घंघरिया तक जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं हमें। ऐसे ही केदारनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं। और तो और अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, इसमें भी सी प्लेन्स चलते हैं। Although air travel is not within the reach of common people, but फिर भी जो गवर्नमेंट है उसने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एयरवेज के रेट्स कुछ कम कर दिए हैं, जिससे कि वहाँ के आम आदमी तक ये फ़ायदा पहुँच सके। अब एक एग्जांपल है उड़ान का। उड़ान को फुल फॉर्म जो है वो है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो उड़ान स्कीम है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी on 27th of April. Now this scheme is an effort to make regional connectivity easy, and it is a component of NCAP, that is National Civil Aviation Policy. अब अगर आप 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो 2500 ही पे करने होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस उड़ान स्कीम जो है 43 सिटीज़ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि 128 उड़ान रूट्स बनाए गए हैं। अब 43 सिटीज़ में से 12 सिटीज़ तो ऐसे थे जहाँ पर बहुत कम जो है एयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, और 31 ऐसे सिटीज़ थे जहाँ पे एयर ट्रैवल होता ही नहीं था। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है 43 सिटीज़ में ये कनेक्टिविटी बनाई गई है थ्रू दिस स्कीम। और जो फर्स्ट फ्लाइट है उड़ान की, वो एग्जीक्यूट हुई थी शिमला और न्यू दिल्ली के बीच में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। हो सकता है कभी वाटरवेज पूछ लिए जाएं तो कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूछ लिए जाएं। तो ये लोकेट करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे आप काफ़ी केयरफुली स्टडी करें। आपकी बुक में मैप बहुत क्लियर और बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। सो लेट्स मूव विद द टॉपिक। राजासांसी एयरपोर्ट, जिसे हम अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, अब इसका नाम जो है वो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। देन सेकेंड वन इज़ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। ये इंडिया का बेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। थर्ड, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई महाराष्ट्र में है and it is formerly known as Sahara International Airport. Then Dr. Baba Saheb International Airport is serving the city of Nagpur, Maharashtra. ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये दो एयरपोर्ट हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, which is located at Shamshabad. It serves Hyderabad. Hyderabad is the capital of Telangana. Then fifth is Trivandrum International Airport. This airport serves the city of Thiruvananthapuram in Kerala. Then sixth one is the Chennai International Airport. Earlier, this airport was called Meenambakkam Airport. It was the first airport in India where international and the domestic terminals are located adjacent to each other. International terminal is named as Anna Terminal and domestic terminal is named as Kamaraj Terminal. Then next is Raja Bhoj Airport, which is in Madhya Pradesh, Bhopal. It is the second busiest airport in Madhya Pradesh after Devi Ahilyabai Holkar Airport. And the last but very important international airport is Netaji Subhash Chandra Bose International Airport,
which is in Kolkata, West Bengal. It was earlier called Kolkata Airport or Dum Airport also. Now next topic is communication. अब जैसे हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन पार्ट को हमने जब स्टडी किया तो हमें समझ में आया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ने पूरे कंट्री को एक करके रखा हुआ है। बट हमें यह भी बात समझने वाली है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कम्युनिकेशन से ही चलता है, और इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ नो यूज़। प्रीवियस क्लासेस में तो अब तक आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन आपने ये समझा हुआ है अभी तक कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हमें अपने आइडियाज़ और थॉट्स दूसरे तक पहुंचाने हैं इन एनी वे, है ना, चाहे वो रिटन पैटर्न हो चाहे वो वर्बल हो। तो कम्युनिकेट करना अपने विचारों को दूसरे तक को, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। देन डिफरेंट टाइप्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो हैं पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। अब हम एक बार फिर से इसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। जब से इंसान इस धरती पे आया तब से अब तक इंसानों ने बहुत तरीके के जो है कम्युनिकेशन वेज को अपनाया है। जैसे स्टार्टिंग में वो इशारों से एक दूसरे को अपनी बात कम्युनिकेट करते थे, फिर डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स निकाल के डिफरेंट टाइप की बोलियां क्रिएट करते थे वो लोग। फिर धुएं से भी उन्होंने जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, ढोल बजा बजा के। फिर लाइट से, लाइट क्या है, मिरर की हेल्प से लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, डिफ्लेक्ट करते थे, और इस तरीके से वो अपनी बातों अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते थे। फिर धीरे धीरे कबूतरों घोड़ों की हेल्प से, फिर रेडियो वेव्स आ गए, फिर फाइबर ऑप्टिक से करने लगे, फिर फाइनली सैटेलाइट्स आ गए। तो इस तरीके से जो है हम ह्यूमन बीइंग्स ने अपना कम्युनिकेशन जो है विद द टाइम हमारा कम्युनिकेशन ग्रो होता चला गया, बेटर डेवलप होता गया। और आज के समय में जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, अब तो ये हाल है कि इंसान को हिलना भी नहीं पड़ता और अपनी बातें वो कम्युनिकेट कर देता है। तो आज जो है जैसे मैसेज सेंड करने वाला और मैसेज रिसीव करने वाला अपनी सीट से हिले बिना ही मैसेज और कॉल्स कर सकते हैं, ये आपको सबको पता है, ठीक है। और कुछ सेकंड के, कुछ 1-2 सेकंड में ये सब काम हो जाता है ना। अब वो भी समय था जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो चिट्ठियाँ लिखा करते थे और रिप्लाई की वेट किया करते थे कि भी डाकिया आएगा, पोस्टमैन आएगा और रिप्लाई लेकर आएगा, हमारी डाक आएगी, है ना। तो उस समय और इस समय में काफ़ी फ़र्क है, और इसी को हम एडवांस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। आज हम कंप्यूटर सिस्टम लेने की जगह क्या करते हैं, एक कॉस्टली सा मोबाइल लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है मोबाइल के अंदर है, सब कुछ विद इन आर रीच, हमारे हैंड के अंदर ही है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लेना प्रेफर करते हैं। आज हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब पहले हम पर्सनल कम्युनिकेशन को एक बार रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। ये ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो 1 to 1 रहता है। लाइक लेटर है, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या ईमेल है, इस तरीके से। और मास कम्युनिकेशन 1 to many। अब मास कम्युनिकेशन में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ग्रुप अपने विचारों को बहुत मिलियन पीपल्स तक पहुंचा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आदमी लेक्चर दे और उसके बाद में वो सारी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। तो मास कम्युनिकेशन क्या है, 1 to many है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 5th-6th से, कि भी टीवी है, रेडियो, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, अब आ गया है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कम्युनिकेशन का मेथड, टेलीग्राम आ गया, ट्विटर, फेसबुक। तो ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के सोर्सेस। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ये नेटवर्क जो है पार्सल्स के को हैंडल करता है और साथ ही साथ रिटन कम्युनिकेशंस को भी हैंडल करता है। अब जैसे कि आपकी बुक में मेल के ऊपर काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि कितने टाइप की मेल्स हैं और मेल्स के थ्रू कैसा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, जैसे कि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स वगैरह, एनवेलप्स वगैरह,
तो ये फर्स्ट क्लास मेल में काउंट होता है, यानी कि प्रायोरिटी बेस मेल पे माना जाता है, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच फास्टेस्ट मोड से भेजा जाता है। डिपेंड करता है कि इस मेल को पहले चेक किया जाता है कि ये मेल कैसी है, फिर उसको लैंड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, और अगर एयर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो उसे एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है। तो ये तो थी हमारा फर्स्ट क्लास मेल। देन सेकंड क्लास मेल में प्रिंटेड बुक्स के पार्सल, रजिस्टर्ड पेपर, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते हैं, जिन्हें सरफेस मेल यानी कि ज़मीन से भेजा जाता है, जैसे कि बाय ट्रेन या बाय रोड जो है डेस्टिनेशन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाता है। अब हमारे कंट्री में लार्ज टाउन्स यानी कि बड़े बड़े शहरों में, या आप कह सकते हो महानगरों में, मेल के 6 चैनल्स बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैनल जो है वो राजधानी चैनल माना जाता है, जो कि हर मेल दिल्ली वाली होती है जिसमें। देन सेकंड है हमारा मेट्रो चैनल, तो ये कंट्री के मेन 4 मेट्रो सिटीज़ को लिंक करता है। देन थर्ड है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल मतलब ये मेट्रो चैनल के अलावा बाकी सभी शहरों को जोड़ता है। देन फोर्थ है हमारा बिजनेस चैनल, ये बहुत ज़रूरी कामकाज वाला चैनल होता है। देन फिफ्थ है हमारा बल्क मेल चैनल, ये चैनल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लेकर जाने वाला चैनल है। देन सिक्स्थ है हमारा मैगज़ीन बुक पोस्ट हैंडल करने वाला चैनल, जिसको हम पीरियोडिक चैनल के नाम से जानते हैं। आज ईमेल के दुनिया में कोई लेटर शायद लिखता ही नहीं है, या तो डायरेक्ट हम वीडियो कॉल करना पसंद करते हैं क्योंकि हमें हमारा जो है फैमिली मेम्बर या हमारा फ्रेंड दिखाई देता है, इसलिए हम वीडियो कॉल्स को पसंद करते हैं, या कई बार हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पसंद करते हैं। और अगर मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस पिक्स के साथ सेंड कर देते हैं, तो वो और भी ज़्यादा ईजीएस्ट मोड हो गया है। अब ईमेल को भी अगर हम प्रेफरेंस नहीं दें तो कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या इवन कोर्ट जो है अपने समन्स जब भेजता है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है। इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। आज हमारे पास मोबाइल सर्विसेज हैं, बट मोबाइल से पहले एसटीडी कॉल्स करनी पड़ती थी। मतलब एक शहर से दूसरे शहर बात करनी है तो एसटीडी कॉल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं होता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और किसी किसी घर में ही लैंडलाइन होता था, ठीक है। और जो एसटीडी है यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये महंगी होती थी। उसके भी टर्म बंधे हुए थे, मतलब पूरे दिन में जैसे मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ घंटे जो हैं उसमें कुछ अलग चार्जेस हैं, फिर आफ्टरनून में कुछ अलग चार्जेस हैं, इवनिंग में कुछ और लेट नाइट में चार्जेस कुछ और रहते थे। तो इस तरीके से जो है एसटीडी पहले काफ़ी महंगी होती थी। हर घर हम इतनी इजीली डेली बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। और जब हमारी चांस आती थी, ठीक है, लंबी लाइन में लगने के बाद एसटीडी बूथ तक पहुंचते थे, तो हम बहुत सोच समझ के बात करते थे कि बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनकमिंग कॉल्स फ्री हुए, कॉल रेट्स कम हो गए, और जियो के आने के बाद तो जैसे दुनिया ही बदल गई। जियो ने तो पूरे कंट्री को अपने साथ जोड़ लिया, और शायद जो मैक्सिमम लोग एसटीडी आज की दुनिया में एसटीडी वर्ड को जानते भी नहीं है कि एसटीडी क्या चीज़ है। और ये इतना ज़्यादा एडवांसमेंट पिछले 10 साल में हुआ है, ये ज़बरदस्त चेंज है। लेकिन ये हमारी सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे भी ऐड ऑन नहीं है। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि ये बुक पिछले 10 साल से जो है अपडेट हुई ही नहीं है। आज जो बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने एसटीडी सर्विसेज जो हैं 24 आवर्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, जस्ट टू स्ट्रेंथन दैट कम्युनिकेशन और मोड ऑफ इंफॉर्मेशन के भी हमें वहाँ से कनेक्टिविटी बनी रहे। और जो है एसटीडी के रेट वैसे तो पूरे कंट्री में अब काफ़ी समय से एक ही चल रहे हैं, जो एक फ़िक्स रेट कर दिया है। लेकिन एसटीडी अब कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मोबाइल उस पे जियो
उस पे जो है कॉल रेट्स काफ़ी कम। तो आप ये देखो, एक वेजिटेबल वेंडर है या एक बेगर है, एवरीबडी इज़ होल्डिंग मोबाइल दीज़ डेज़। और ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ये पॉसिबल कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट है, ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, इसके ही हेल्प से कम्युनिकेशन की ग्रोथ, कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट इतनी फास्ट हुई है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का ऐसा सोर्स है जो आइडियाज़, थॉट, मैसेजेस को मिलियन ऑफ पीपल्स तक पहुंचाता है। जैसे ये मास कम्युनिकेशन जो है, it provides entertainment and awareness among the people about various national programs and policies. It includes internet, television, radio, newspaper, magazines, etc. ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी है ना, तो ये पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था और हमारे कंट्री में बहुत सारे इसके जो हैं स्टेशंस हैं जहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। एफएम जब स्टार्ट हुआ, तो एफएम जब घर घर पहुंचा तो आकाशवाणी कुछ देर के लिए दब गया, लोगों ने सुनना छोड़ दिया एफएम के आते। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनका एक प्रोग्राम आया मन की बात, तो फिर से आकाशवाणी जो है लाइमलाइट में आ गया। अब आकाशवाणी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम जो हैं वो ब्रॉडकास्ट करता है, जो कि हिंदी में होते हैं, रीजनल लैंग्वेज में होते हैं और लोकल लैंग्वेज में भी होते हैं। अलग अलग लोगों, जैसे वमेंस के लिए अलग प्रोग्राम ये जो है ब्रॉडकास्ट करता है आकाशवाणी, और ऐसी किसान वाणी यानी कि फार्मर्स के लिए अलग जो है प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स आते हैं, स्पोर्ट्स के अलग आते हैं। तो और इस ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशंस हैं, जैसे हमारे पूरे कंट्री में जगह जगह फैले हुए हैं, तो उसी वजह से हमारे कंट्री का हर कोना जो है इसकी सर्विस को इजीली अवेल कर सकता है। अब कंट्री का जो नेशनल टीवी है, जिसे हम दूरदर्शन के नाम से जानते हैं ना, ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल यानी कि फ्री टू एयर नेटवर्क में से एक है। आकाशवाणी की तरह ये भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए जो है ब्रॉडकास्ट करता है। ये दूरदर्शन में भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, फिर कार्टून प्रोग्राम्स, कार्टून नेटवर्क भी ये जो है कार्टून प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है। फिर स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी हैं और न्यूज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 1990 में सबसे पहले जी चैनल आया, और जी चैनल आया तो केबल आई, और केबल के बाद तो जो है डिश टीवी आ गया, और डिश टीवी के बाद तो हर घर में लगभग, सुनने में तो यही है कि 200 चैनल हम घर बैठ के देख सकते हैं, 200 नहीं तो 190 चैनल तो देखते ही होंगे। तो अब आप ये देख लीजिए 1990 के बाद और आज, अब इस समय 2020 की दुनिया में क्या कमी है चैनल्स की? कोई कमी नहीं है। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये तो एक आम बात हो गई है ना। और अगर आज हम वेरिएबल्स पसंद करते हैं, क्योंकि 3D सामने देखना सबको अच्छा लगता है, तो वेरिएबल्स के आने के बाद तो दुनिया ही बदल जाती है, ठीक है। हर प्रोग्राम का मज़ा अपना ही है 3D में देखने का। तो अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के ही एक और टाइप की, एक और मीडियम की, जिसके बारे में जो है हमें ज़रूर पता होना चाहिए। वो है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स। तो इंडिया में आज कई टाइप के न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन प्रिंट होते हैं, और ये डेली बेसिस पे भी प्रिंट होते हैं, पीरियडिकल भी प्रिंट होते हैं, फोर्टनाइट बेसिस पे भी प्रिंट होते हैं। तो इंडिया में जो न्यूज़पेपर हैं वो 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में प्रिंट हो रहे हैं, और मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर हैं वो हिंदी में प्रिंट होते हैं। एंड फिर सेकंड नंबर पे आती है इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर और उर्दू लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा फिल्म्स भी बनाई जाती हैं।
हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वीडियो फीचर फिल्म्स बनाते हैं, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स जैसे कि ये मोटू पतलू वगैरह हैं। तो इस तरीके से अभी पीछे कैसे टिकटॉक, आप सबको पता होगा, आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे तो टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाते थे, है ना, जिसके कि लाइक्स और कमेंट्स और शेयर इतने होते थे कि जितनी एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के नहीं होते। वो अलग बात है कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाला हमारा देश है, लेकिन फिर भी शायद ऑस्कर में बहुत कम इक्का दुक्का फिल्म ही गई है। अब किसी भी फिल्म को पब्लिकली एग्जिबिट करने के लिए सेंसर बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है। सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्या है, हर फिल्म को सेंसर बोर्ड चेक करता है, फिर उसको सर्टिफाई करता है। अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि ये फिल्म पब्लिकली एग्जिबिट नहीं कर सकती, तो वो उसे बैन भी करता है। अब जैसे कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं, जब वो रेडी होती हैं तो वो उसमें जैसे पॉलिटिकल ओवरटोन रहता है, या मूवीज़ आर शोइंग द कंट्री इन अ बैड लाइट, तो इस तरीके से क्या है, सेंसर बोर्ड बैन कर सकता है ऐसी मूवीज़ को, या कुछ सीन कट कर कर फिर उनको परमिशन देता है कि हाँ ये सीन कट कर दो इस मूवी में से, और फिर आप इसे जो है पब्लिकली दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये है सेंसर बोर्ड की परमिशन, जो कि हमारे फिल्म्स के लिए ज़रूरी है। अब आप ये देखो कि पहले हमारा जो है कंट्री फिल्म्स बनाता था, फिर सीरियल्स भी बनाता था साथ के साथ। सीरियल्स कम बनती थी, फिल्म ज़्यादा बनती थी, और बाय द टाइम क्या हुआ, सीरियल्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए, और आजकल तो वेब सीरीज़ आ गई हैं, है ना। तो वेब सीरीज़ का अपना ही क्रेज़ है लोगों को। तो और कुछ मूवीज़ ऐसी भी हैं जो कि हमारे कंट्री में नहीं पब्लिकली वो दिखाई जाती हैं, बट नेट के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कम्युनिकेशन और के दोनों टाइप्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बस इस चैप्टर का, दैट वी विल स्टडी। So if you have any problem, any kind of doubt, you can ask me any day, anytime. So keep learning, keep revising till next class. Stay safe, stay home.